Hello everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 7 of the chapter Life Processes Class 10 NCERT Biology. इससे पहले की वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टॉपिक तक कवर कर लिया है, जिसमें हमने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड किया है और अच्छे से समझा है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है वर्ड टू वर्ड पढ़ के। एंड जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको आगे चीज़ें समझने में आसानी भी होगी। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था इन द टॉपिक व्हाट आर लिविंग लाइफ प्रोसेसेस, राइट। उसमें बताया था कि जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, किस लिए? टू ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल, फूड सोर्स फॉर द सेलुलर नीड्स। अब सेलुलर नीड्स क्या है? सेलुलर नीड्स है एनर्जी। उन्हें एनर्जी चाहिए मेंटेनेंस प्रोसेसेस को करने के लिए और रिपेयरिंग प्रोसेस को करने के लिए। जितने भी उसमें प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसे सेल्स को हमारे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो यही था हमारा रेस्पिरेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन द फूड और रिलीज द एनर्जी। सो हम कह सकते हैं द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन में होता क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, चलिए वो बाद में भी आएगा भी, अभी हम देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें एक्टिविटी 6.4 दी हुई है, जिसमें हमें क्या करना है? टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमें लाइम वाटर लेना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड यानी कि नींबू पानी लेना है। अब उसमें हमें क्या करना है? ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। अब उसमें हमें एयर ब्लो करनी है, ठीक, यानी अपने मुंह से इसमें फूंक मारनी है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। और हमें फिर टाइम नोट करना है कि कितनी देर में वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, यानी अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है ना। अब हमें दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें भी लाइम वाटर लेना है और उसमें इस बार हम सिरिंज या फिर पिचकारी कह लीजिए, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है वैसे हमें उसे लगा देना है। और उसमें अब हम मुंह से ब्लो ना करके सिरिंज से एयर ब्लो करवाएंगे। ठीक है। अब इसमें भी हम टाइम नोट करेंगे कितनी देर में ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो यानी मिल्की तो दोनों ही केसेस में होगा, बट हमें टाइम देखना किस में जल्दी हो रहा है और किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द, ठीक है, ये हमने देख लिया। वट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। इससे हमें क्या पता चलता है कि कितना अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एयर का है वो हम ब्रीथ आउट करते हैं, यानी ब्रीथ से बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो क्या होगा? तो हम देखेंगे जिस टेस्ट ट्यूब में हमने अपने माउथ से एयर ब्लो की थी, उस टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर मिल्की होगा ना, उसे मिल्की होने में कम टाइम लगेगा, जबकि जिसमें हमने सिरिंज से एयर ब्लो करवाई है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रीदिंग के दौरान प्रोड्यूस होती है ना, वो ज़्यादा होती है टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है। तो इससे क्या होगा? तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एयर मुंह से ब्लो करेंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक बार में ज़्यादा जाएगी उस टेस्ट ट्यूब में, तो उसको कम टाइम लगेगा मिल्की होने में। जबकि जिसमें सिरिंज है वो एटमॉस्फेयर से ले रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे कम अमाउंट में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे हमें क्या पता चलता है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच कम्स आउट इन एक्सहेल्ड एयर। मतलब कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है, जो कि हम एक्सहेल्ड आउट कर देते हैं इन द एयर। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कह रहे हैं? 6.5, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। एक हमें या तो फ्रूट जूस ले लेना है या फिर शुगर सॉल्यूशन ले लेना है और उसमें हमें क्या करना है? ईस्ट डालनी है। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद अ 1 होल्ड कॉर्क। और इस मिक्सचर को हमने एक टेस्ट ट्यूब में लेना है जो जिसपे एक हमने कॉर्क लगाई हुई है, बंद किया हुआ है कॉर्क के थ्रू। उस कॉर्क में हमने एक होल कर रखा है। ठीक है।
फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब उसमें लगानी है हमें। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब एक एंड तो ग्लास ट्यूब का हमें बेंड वाली इसलिए ही यूज़ करें क्योंकि हमने उसी ग्लास ट्यूब को 2 टेस्ट ट्यूब में लगाना है। तो एक एक जो उसका एंड है वो तो हमने शुगर सॉल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब में लगा दिया है, और दूसरा एंड जो है हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने लाइम वाटर लेना है उसमें लगा देना है। What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? और क्या चेंज हमें दिखेगा लाइम वाटर में, और उसको उस चेंज को होने में कितनी देर लगेगी। What does this tells about the products of fermentation? और इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है उसका क्या प्रोडक्ट्स होते हैं हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली किया क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, एक में हमने शुगर सोल्यूशन ले लिया है और एक में हमने लाइम वाटर ले लिया है। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने ग्लास रॉड लगा दी है, बेंड ग्लास रॉड। अब हम दे और जिसमें हमने शुगर सोल्यूशन लिया था उसमें हमने ईस्ट भी ऐड किया है। तो ईस्ट क्या करेगी, फर्मेंट करेगी उसको, शुगर सोल्यूशन को। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि जो लाइम वाटर है वो थोड़ी देर बाद मिल्की हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, मिल्की हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करते हैं लाइम वाटर में तब वो मिल्की हो जाता है, यानी कि ईस्ट ने जब शुगर सॉल्यूशन पे एक्ट किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास ट्यूब के थ्रू दूसरी टेस्ट ट्यूब में गई जिसमें लाइम वाटर था और उसको मिल्की कर दिया। राइट, तो इससे हमें पता चलता है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अब देखते हैं आगे क्या है। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। रेस्पिरेशन से पहले हमने न्यूट्रिशन ही पढ़ा है। ठीक है, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड इन सेल्स। जो फूड मटेरियल जो हम टेकन इन ले करते हैं, मतलब कि लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रोसेस के दौरान, न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान। तो वो जो फूड मटेरियल है वो किस लिए यूज़ होता है, इज़ यूज्ड इन सेल्स, वो यूज़ होता है सेल्स में। टू प्रोवाइड एनर्जी, किस लिए यूज़ होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, किसके लिए ये एनर्जी यूज़ होती है, जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में उसके लिए। अब ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं वो आपको मेरी पिछली वीडियोस में पता चलेगा जिसमें हमने एनसीईआरटी के बाकी टॉपिक्स कवर किए हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस काम को, ये जो पूरा प्रोसेस बताया है एनर्जी लेने का, वो अलग अलग वेज में करते हैं। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं किस लिए, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यानी ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सम यूज़ अदर पाथवेज, कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे पाथवेज यूज़ करते हैं दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जिसमें वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। दोनों ही केसेस में, चाहे आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं चाहे ऑक्सीजन नहीं यूज़ हो रहा है, दोनों ही केसेस में ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अच्छा, जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस की बात कर रहे हो, एरोबिक प्रोसेस होगा। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज़ हो रहा है वो कौन सा होगा, एनारोबिक। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में। ठीक है, ये एरोबिक होता है और एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो। अब ये चाहे किसी प्रोसेस की बात करें या रिएक्शन की बात करें, तो जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ एनारोबिक हो जाएगी वो प्रोसेस, और जहाँ पे यूज़ ऑफ ऑक्सीजन होगा वो एरोबिक हो जाएगा प्रोसेस। ठीक, अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली उसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं। ग्लूकोज होता क्या है, अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो देखा था ना हमने फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज बना था तो उसका क्या लिख रहे थे हम, फॉर्मूला C6H12O6 लिख रहे थे। तो कार्बन यहाँ पे ये सी किस लिए, कार्बन के लिए, यानी 6 मतलब क्या है, 6 कार्बन है इसमें, इसलिए बोल रहा है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कौन, कार्बन डाइ ओ सॉरी ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना, तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल।
एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो कौन सा होता है? पायरूवेट नाम लेते हैं, ठीक। और साथ में क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलेगा, अभी ऊपर बताया ना उन्होंने। तो यानी बेसिकली अभी तक हुआ क्या है, चाहे ऑक्सीजन यूज़ हो रहा हो या ना हो रहा हो, फर्स्ट स्टेप यही है, ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू अ पायरूवेट। तो ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और पायरूवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोसेस है किसमें हो रहा है? साइटोप्लाज्म में होगा। फर्दर द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे जब ये पायरूवेट बना, वो आगे किस में कन्वर्ट होगा? चाहे वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें पायरूवेट जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान, जो कि अभी हमने एक्टिविटी 6.5 में यही किया है। दरअसल शुगर सोल्यूशन क्या है? वो ग्लूकोज ही होगा, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया था? ईस्ट भी ऐड की थी। ईस्ट ऐड की थी तो देखा था दूसरे उसमें जो टेस्ट ट्यूब में हमारे पास लाइम वाटर था, वो मिल्की हो गया था ना। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ही हो रहा था, तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, जो कि उस लाइम वाटर में गई थी। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये जो प्रोसेस है ईस्ट में जो हो रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। तो इसलिए ये क्या होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे इसे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है बात, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रहा है? ये ईस्ट में, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरूवेट किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में? ईस्ट में, ठीक। ईस्ट जब वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान। अच्छा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो ये पायरूवेट बना है, वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो वो कहाँ होती है प्रोसेस? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और वो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे थे, तो वो कहाँ थी? साइटोप्लाज्म में हो रहा था। ये देखिए, ये लिखा है इन साइटोप्लाज्म। और जो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यूजिंग ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यानी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरूवेट ब्रेक डाउन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, इससे क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और हमें वाटर भी मिलेगा। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रहा है या ऑक्सीजन कह लीजिए, तो वो रेस्पिरेशन कैसी है? एरोबिक है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। जो एनर्जी जो रिलीज होती है एरोबिक प्रोसेस के दौरान, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमको वो मिलते जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें, तो ये मार्क करते जाइए। अब क्या बोल रहे हैं वो आगे? समटाइम्स व्हेन देयर इज़ ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। कभी कभी अब जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की, मसल सेल्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है, तो अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट इज टेकन। तो क्या होता है? कोई दूसरा पाथवे यूज़ किया जाता है जिससे कि पायरूवेट को ब्रेक डाउन किया जाए। हेयर द पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है? अब बिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, तो दूसरा तरीका देखा जाएगा जिससे पायरूवेट को ब्रेक डाउन किया जाए। ये कहाँ होगा? ये मसल सेल्स में बोल रहे हैं वो। तो पायरूवेट किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? लैक्टिक एसिड में, विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जो लैक्टिक एसिड क्या है? वो भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है। पायरूवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, और लैक्टिक एसिड भी जो बना है वो भी कैसा है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। तो ये जो लैक्टिक एसिड का जो बनना होता है हमारी मसल्स में, कब? कोई एक सडन एक्टिविटी के दौरान, उससे क्या हो जाता है? क्रैम्प्स हो जाते हैं। यानी जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या कुछ भी अगर हम ज़्यादा दौड़ लेते हैं, तो क्या होता है? हमारे मसल्स में पेन होने लगता है।
तो वो किसकी वजह से होता है? वो लैक्टिक एसिड के वजह से होता है, और हमारे को क्रैम्प्स भी पड़ जाते हैं, ठीक है ना? तो वो इसी वजह से पड़ते हैं, लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे मसल सेल्स में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो पायरुवेट प्रेजेंट है, पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो देखिए, यही जो चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है वो फ्लो चार्ट में बता दी है। ये फ्लो चार्ट एज इट इज़ आपको याद हो जाना चाहिए, इसमें और कुछ करना ही नहीं, कोई दूसरी बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो हमने पढ़ा ही है ये, इसके बारे में क्या पढ़ा? ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एनर्जी निकलेगी, यही पढ़ी थी हमने। अब क्या पायरुवेट जो बना है, अब उसका 3 पाथवेज़ है कि वो किस-किस में कन्वर्ट होगा। अगर हम देखें ईस्ट में क्या होता है उस पायरुवेट का, तो ईस्ट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना देती है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। और जब ये मसल सेल्स की अभी हमने बात की, तो उसमें भी लैक ऑफ ऑक्सीजन था, तो उसमें कन्वर्ट हो गया था वो किसमें, लैक्टिक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, साथ में एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी। एंड लास्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ हो रहा था ये प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमें मिल क्या रहे थे प्रोडक्ट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी तो निकलनी है, ठीक। ये आपको एज इट इज़ याद हो जाना चाहिए, बहुत ईजी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या बोल रहा था, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमिडिएटली यूज्ड। जो एनर्जी रिलीज हुई है कब, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, वो क्या होती है, इमिडिएटली यूज हो जाती है, किस लिए, टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो क्या होता है, एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 9th में पढ़ा है, विच इज़ यूज टू फ्यू ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। तो ये एटीपी को किस लिए यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूल, जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल में, तभी याद होगा एटीपी को हमने पढ़ा था, आई एम सॉरी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि करेंसी ऑफ एटीपी बोलते हैं, ओ सॉरी करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं एटीपी को। क्यों, क्योंकि एटीपी को खर्च करके ही वो एनर्जी मिलती है दूसरे प्रोसेसेस को करने के लिए। तो जैसे कि हम अपने पैसे खर्च करते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, ऐसे सेल एनर्जी के लिए एटीपी खर्च करता है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोल देते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, एटीपी को यूज़ करके एनर्जी कैसे मिलती है, एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है इसका। इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं तो क्या होता है, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, विच कैन डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो इससे क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगा, जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं सेल में, वो ड्राइव हो जाएंगी, मतलब वो और ज़्यादा अच्छे होने लगेंगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शंस विच यूज़ एनर्जी। और इसी का उलट क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें एनर्जी जो है रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या कहें कि एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं एटीपी के बारे में। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी, ये देखिए यहाँ बोल ही दिया इसने, फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। ये क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है किस लिए, सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। जो एनर्जी रिलीज होती है कब, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, वो किस लिए यूज़ होती है, टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। क्या बनाने के लिए, एक एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए, किससे, फ्रॉम एडीपी। एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, टी से ट्राई और डी से डाई फॉस्फेट, यानी कि डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ में किसको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। तो इसको हमने रिएक्शन के फॉर्म में इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है एडीपी प्लस फॉस्फेट, ये जो है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, एनर्जी यूज़ की है, और क्या होगा, ये एडीपी से ये फॉस्फेट ज्वाइन हो जाएगा, और हमें अब 2 फॉस्फेट थे उसमें एडीपी में, उसमें अब एक और जोड़ दे तो 3 फॉस्फेट हो गए, इसलिए ट्राईफॉस्फेट हो गया। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल, जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं सेल में, देन यूज दिस एटीपी, वो सब फिर इस एटीपी के जो फॉर्म हुआ है इसे यूज़ करते हैं टू डिराइव द रिएक्शंस, जो अभी हमने पढ़ा कि एटीपी को यूज़ करते हैं रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken,
यूजिंग वाटर। अब जो ये हमें दिख रहा है ना कि एटीपी ये लिंक हो रखा है फॉस्फेट, ये जब क्या होता है ब्रेक कर दिया जाएगा ये बॉन्ड, तो क्या होगा, कैसे ब्रेक करेंगे, वाटर को यूज़ करके। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल्स पर मोल इज रिलीज। तो कितना एनर्जी रिलीज होती है अगर हम एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा 30.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। सोचिए कि कैसे एक बैटरी जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है डिफरेंट अलग अलग तरीके के यूजेस के लिए। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी। इसको बैटरी को यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, या फिर लाइट एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, एंड सो ऑन। ऐसे हम उसके बहुत सारी एनर्जीज उससे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल्स। एटीपी भी ऐसे ही यूज़ हो सकता है सेल्स में फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए यूज़ हो रहा हो, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारी बॉडी में, उन सब में ये यूज़ होता है। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, जैसा कि हमने देखा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना उसमें एनर्जी ऑक्सीजन यूज़ होता है, तो ऑक्सीजन पर डिपेंड करती हैं। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर, तो जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं अब वो कौन होंगे, वही जिसमें एरोबिक हमारे रेस्पिरेशन हो रही होगी, वो उनको क्या करना होता है, इंश्योर करने की ज़रूरत होती है कि देयर इज़ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, कि वो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस, हमने देखा है कि प्लांट्स जो है गैसेस को एक्सचेंज करती हैं थ्रू स्टोमेटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर, और जो बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर मतलब दो, मतलब सेल्स के बीच के में जो स्पेस है, ठीक है ना, इंश्योर दैट द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर, जो स्पेस होती है, जगह होती है सेल्स के बीच में, वो ये चीज़ को इंश्योर करती है कि जो सेल्स हैं, सारी सेल्स हैं, वो एयर के कॉन्टैक्ट में रहें। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर, ये भी हमें पढ़ चुके हैं पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गेट्स एक्सचेंज, ठीक है। दे कैन गो इनटू सेल्स, वो जो है सेल्स में जा सकते हैं, और अवे फ्रॉम द, और सेल से बाहर भी आ सकते हैं, एंड आउट इन द एयर, अब एयर में बाहर निकल जाते हैं। यही सब किससे होगा, चाहे उनको अंदर मूव करना हो सेल के या बाहर जाना हो सेल के, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि डिफ्यूजन की क्या डायरेक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट, और किस पे डिपेंड करेगा कि प्लांट की क्या ज़रूरतें हैं। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, रात के समय में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा होता है, हु विल आंसर, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लोरोफिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वाटर भी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो रात में सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन हो रहा होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे होते हैं, ठीक है, हटाना होता है, इस वो मेजर एक्सचेंज होता है उस रात को प्लांट्स में। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान जनरेट हो रही है, इज़ यूज अप फॉर फोटोसिंथेसिस, वो दिन में तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ली जाती है। हैंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, इसलिए कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है दिन के दौरान। वेराज रात में क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हो रही होती है वो एलिमिनेट कर दी जाती है, और दिन में वो ही जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है, तो इसलिए कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है दिन में। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, इस टाइम पे बल्कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकलता है, ऑक्सीजन रिलीज जो है मेजर इवेंट होता है। हम देखा था ना फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन क्या था? बाय प्रोडक्ट था, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। एनिमल्स ने क्या किया है, टाइम टू टाइम उन्होंने क्या कर लिया, ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए उनके अंदर, इवोल्यूशन हो गया है, जिसमें क्या हो गया कि ऐसे ऑर्गन्स हो गए जिससे कि वो ऑक्सीजन को जो है एनवायरनमेंट से ले सकते हैं, है ना। एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से को बाहर निकाला जा सकता है बॉडी से जो प्रोड्यूस हो रही है, इसके लिए ऑर्गन्स जो है एनिमल्स में इवॉल्व हो चुके हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन होते हैं? जो कि लैंड पे रह रहे होते हैं। कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन, वो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो हम लोग हैं एनिमल्स, हम क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, बट जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो उन्हें क्या कहेंगे? एक्वाटिक एनिमल्स। नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है उससे लेते हैं वो ऑक्सीजन, ठीक है। अब आ गई एक्टिविटी 6.6, जिसमें वो क्या कह रहा है, ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम। एक फिश को एक्वेरियम में जाके ऑब्जर्व कीजिए। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स, तो वो क्या करती है? अपना मुंह ओपन और क्लोज करती है। एंड द गिल स्लिट्स, और जो गिल स्लिट्स होते हैं, गिल्स क्या होते हैं? ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं उसमें, जैसा कि हमारे ह्यूमंस में लंग्स हैं ब्रीदिंग ऑर्गन्स, फिशेज में क्या होता है? गिल्स होते हैं। और द ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम क्या होता है? विच कवर्स द गिल स्लिट्स, जो गिल स्लिट्स हैं, जितने भी गिल्स हैं उनको कवर करके रखता है ओपरक्यूलम, ठीक है। बिहाइंड देयर आइज, उनकी आइज के पीछे ही होते हैं गिल्स, ठीक। ऑल्सो ओपन एंड क्लोज, तो यानी फिश अपना मुंह भी ओपन क्लोज करती रहती है, और साथ साथ उन्हीं के गिल स्लिट्स जो होते हैं ना, वो भी ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं। आर द टाइमिंग्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड द गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेट इन सम मैनर, तो क्या ये जो दोनों ही गिल स्लिट्स और माउथ का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो एक साथ हो रहा होता है, कोऑर्डिनेशन में हो रहा होता है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट, एक मिनट में कितनी बार वो ओपन और क्लोज कर रही है अपना माउथ, उसको काउंट कर लीजिए। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीद इन एंड यू आउट इन द 1 मिनट, इसको हम कंपेयर करना चाहिए किससे? कि हम कितनी बार ब्रीद इन और आउट कर रहे हैं 1 मिनट में, ठीक है। ये एक्टिविटीज मैंने बोली और कुछ नहीं। दरअसल ये एंड फिशेज में होता क्या है कि फिश क्या करती हैं, वाटर में से जो माउथ अपना जो है ओपन और क्लोज कर रही होती हैं, ठीक है, और गिल्स भी साथ साथ में हो रहे होते हैं। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में। वेयर एज जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, वो किसमें? पानी में। जिससे क्या होता है, फिश जो है अपना मुंह खोल के वाटर लेती रहती है और ओपन द ओपरक्यूलम फॉर द एग्जिट ऑफ वाटर, ये काम होता है। तो इसलिए बार बार क्या हो रहा होता है, मुंह भी खोल रही होती है और स्लिट्स ओपरक्यूलम का भी खोल रही होती है। क्यों? क्योंकि माउथ से पानी ले रही है और ओपरक्यूलम से पानी को रिलीज आउट कर रही है। और बॉडी में हुआ क्या, पानी जो माउथ से लिया उससे क्या करा, ऑक्सीजन ले लिया फॉर द डिफ्यूज़ करवा लिया ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में था उसको एग्जिट आउट करवा दिया वाटर में, फिर से डिफ्यूज़ करवा के, और जो पानी अब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ कर देती है ओपरक्यूलम से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, क्योंकि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी में उसका अमाउंट जो है कम होता है अगर हम कंपेयर करें जो ये ऑक्सीजन का अमाउंट एयर में प्रेजेंट है उससे। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मोर फास्टर, तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वाटिक एनिमल्स में, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ होता है, फास्ट होता है देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, अगर हम उन्हें कंपेयर करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के ब्रीदिंग रेट से, ठीक है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स, ये देखिए वो बोल दिया, जो फिश होती हैं वो वाटर को लेती हैं माउथ से, एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स, और उसे फिर गिल्स की तरफ ले जाती हैं, एंड देन डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड, और उससे क्या होता है जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, मैंने बताया ना डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे यूज़ करते हैं, किस लिए? फॉर रेस्पिरेशन।
दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। ये जो ऑक्सीजन है डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर दी जाती है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर। इन और सभी ऑर्गन्स का एक स्ट्रक्चर है दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द, जो किसके कॉन्टैक्ट में होता है, ऑक्सीजन रिच एटमोसफेयर के। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है और एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, तो ये इस सरफेस के अक्रॉस ही होना होता है। कौन सा, वही जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है वो वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट, तो ये जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, बहुत ही डेलिकेट होगा, नाजुक और फाइन होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, इस ठीक है, इसको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है। सो देयर हैव टू बी पैसेज, जिससे क्या होगा, फिर एक पैसेजेस होंगे दैट विल टेक केयर टू दिस एरिया, तो एक रास्ता टाइप बना होगा जिससे कि जो एयर जो है इस एरिया तक ले जाई जाएगी। इन एडिशन, इसके साथ साथ क्या होगा, और देयर इज़ अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म भी है, होता है फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट, जिससे कि किस लिए होता है वो मैकेनिज्म, एयर को मूव करवाना है इन और आउट, अंदर बाहर, फॉर ऑफ दिस एरिया, उस एरिया से वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई है, एब्जॉर्ब्ड हो गई है। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एयर जो है बॉडी के अंदर ली जाती है थ्रू द नॉस्ट्रल्स, यानी हमारे नाक के जो ये छेद है इनको नॉस्ट्रल्स कहेंगे, ठीक है। तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम एयर इन और आउट करवाते हैं ना, तो ऑक्सीजन जो है, एयर जो है बॉडी के अंदर ली गई नॉस्ट्रल्स के द्वारा। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर्स, हमारी नोस्ट्रल्स के अंदर जो एयर्स होता है, नाक में हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, वो किस लिए होते हैं, जिससे कि जो एयर हमारी नोस्ट्रल से पास हो रही है उसको फिल्टर कर सके, ठीक है। दैट लाइन द पैसेज वही है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस, और इसी पैसेज में हेयर्स भी हैं और म्यूकस भी होता है विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, कौन से प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर फ्रॉम हेयर। अब यहाँ से जो एयर है पास करती है किधर, थ्रोट में, हमारे गले की तरफ, एंड इन टू द लंग्स, और फिर वहाँ से लंग्स में एयर चली जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, जो हमारा थ्रोट है उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ये किस लिए होती हैं, ये इंश्योर करने के लिए, ये ठीक है, कि एयर पैसेज जो है कोलैप्स ना हो जाए, खराब ना हो जाए। देखिए जैसे कि अब ये डायग्राम है, ये दिख ही रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिख रहा है, ये ट्रैकिया होते हैं ना हमारा, विंड पाइप जो होता है, इसके ऊपर ये लाइंस 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 है, ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। ये नेजल पैसेज है, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक, ये सब हम देखेंगे अभी बाद में। बाद में फिर लंग्स के आइए, क्या हमारी ये लंग्स है, टू पेयर्स ऑफ लंग्स, ये अंदर जाके ट्रैकिया ब्रांच हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मेन ब्रांच है उसको तो हम ब्रोंकियाई कहेंगे, और फिर ब्रोंकियाई भी अंदर जाके और फर्दर ब्रांच में होते जा रहे हैं, तो उन उसको कहेंगे ब्रेंक्यूल्स। और ब्रेंक्यूल्स के पास छोटे छोटे ये ऐसे, ये देखिए, ये ब्रेंक्यूल्स ये वाली है, ठीक है। अब ये इसके यहाँ पे ये छोटे छोटे गोल गोल क्या है ना, ऐसे ऐसे ये बने हुए हैं, ये क्या है, एल्वियोलाइज, एल्वियोलर सैक कह लीजिए, ये एल्वियोलाई है। ये सब जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें मोर टू नो में, यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको, यूजिंग टोबैको डायरेक्टली एंड एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीड़ीज, हुक्का, गुटखा एक्सेट्रा, तो ये जितना भी हम करते हैं, ठीक है, जो लोग टोबैको को ले यूज़ करते हैं, चाहे वो सिगार की फॉर्म में हो, सिगरेट्स की फॉर्म में हो, बीड़ी, हुक्का, गुटखा इन सब की फॉर्म में हो, वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। यूज़ ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द टंग, लंग्स, हार्ट एंड लीवर, जो टोबैको का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचाता है, टंग को पहले, तो फिर लंग्स को, हार्ट को और लीवर को।
स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स। और जो स्मोकलेस टोबैको होता है जिसमें स्मोक नहीं निकलता, वो क्या है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है किसके लिए, हार्ट अटैक्स के लिए, स्ट्रोक्स पे क्या है, हार्ट डिजीज ही है, पल्मोनरी डिजीजेज एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर, अलग अलग तरीके के कैंसर्स भी हो सकते हैं। देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ टोबैको। ये क्या कहते हैं, इंडिया में बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं किस चीज़ के, ओरल कैंसर मतलब मुंह का कैंसर जो हो जाता है, ड्यू टू द च्युइंग ऑफ टोबैको, किसकी वजह से, कि टोबैको खाने की वजह से, चबाने की वजह से, इन दी फॉर्म ऑफ गुटखा, जो लोग गुटखा खाते हैं, आपने एड्स भी इतने सारे देखे होंगे, कितने सारे एड्स आते हैं इससे रिलेटेड, माउथ कैंसर दिखा रखा होता है उसमें। स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। तो क्या कह रहे हैं, हेल्दी रहिए और ये जितने भी टोबैको और उसके प्रोडक्ट्स हैं उसको नो कहिए। ठीक। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। जब तक आप ये जितना भी हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू।